नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज बात शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के दो मुद्दों पर चर्चा हुई। एक मुद्दे पर राजस्थान के लोगों को राहत मिली, एक मुद्दे पर राजस्थान के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ फैसला हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज राजस्थान सरकार की एसएलपी पर चर्चा हुई, स्पेशल लीव पिटीशन पर चर्चा हुई, जिसमें एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश, जिसकी आज अंतिम तिथि थी, पर्यावरण मंजूरी का आदेश, उस पर स्टे मांगा गया था। एक टेम्परेरी स्टे जिसको कहते हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन 5 दिन का मिल गया, 13 नवंबर को तक मिल गया। 12 नवंबर को नए प्रधान न्यायाधीश भारत के इस मसले पर सुनवाई करेंगे। तो एनजीटी के आदेश पर हालांकि 5 दिन का स्टे मिला है, लेकिन फिर भी 21,000 खानों के बंद होने का संकट था आज, और लोग टकी लगाकर देख रहे थे क्या आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का। कल ही राजस्थान सरकार ने वहाँ पर एसएलपी दायर की थी, आज सुनवाई हो गई, और अब 12 नवंबर को चर्चा होगी, सुनवाई होगी। 13 नवंबर तक का स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और नए प्रधान न्यायाधीश भारत के, अब ये तो नहीं कह सकते पहला मैटर उनका सुनवाई का ये होगा, लेकिन हाँ, पहले दिन जब वो सुनवाई करेंगे, पहले दूसरे दिन, तब राजस्थान की इस महत्वपूर्ण लाखों लोगों के रोजगार से जुड़ा ये मामला है, और माइनर मिनरल्स को लेकर जो 21,000 खाने हैं वो बंद होने का खतरा है, उस पर राजस्थान सरकार चाहती है एनजीटी के फैसले पर स्टे मिल जाए। अब पता लगेगा 13 नवंबर को, 12 नवंबर को क्या होता है। 13 नवंबर को राजस्थान के लोगों के चेहरे पर खुशी आती है या फिर विषाद, देखने की बात होगी। लेकिन दूसरा मामला था धौलपुर के एक पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा का। गिरिराज मलिंगा जब विधायक थे तब उन्होंने एक बिजली बोर्ड के एक असिस्टेंट इंजीनियर से मारपीट कर ली थी, ऐसा आरोप है उन पर, और काफ़ी दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और बहुत ऊपर तक मामला गया, बड़ा चर्चित मामला रहा। उस व्यक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, और याचिका पर सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले गिरिराज मलिंगा सरेंडर करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। हर्षाधिपति वाल्मीकि वो व्यक्ति थे जो इस पे पीड़ित पक्षकार हैं, उनकी ओर से आदित्य जैन ने वकालत की, जबकि गिरिराज मलिंगा की ओर से देश के बहुत सीनियर मोस्ट व्यक्ति मुकुल रोहतगी पेश हुए। अब गिरिराज मलिंगा जब सरेंडर करेंगे तब सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देने के बारे में विचार करेगा। राजनीतिक घटना तो ये है कि देवली में मुख्यमंत्री भजनलाल प्रचार करने गए, उनकी आम सभा हुई देवली में, बड़ी आम सभा, और कई लोग उसमें मौजूद थे, जिसमें मदन राठौड़ तो साथ थे ही उनके, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, लेकिन कन्हैयालाल चौधरी पीएचडी मंत्री वहाँ मौजूद थे, और जिला अध्यक्ष मौजूद थे अजीत मेहता, और प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के पक्ष में ज़बरदस्त तकरीर पेश की भजनलाल ने, और मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधा कि 370 हटाने के मामले में कांग्रेस जो 370 लाना चाहते हैं वापस, विरोध कर रहे हैं हटाने का, उनके साथ जाकर में खड़ी हो गई है। और बहुत सारी बातें आज उन्होंने कही यहाँ पर, और कहा, विश्वास व्यक्त किया कि 7-0 से हम जीतेंगे ये मैच, यानी कि उपचुनाव में 7 सीटें जीतेंगे, विश्वास व्यक्त किया। हालांकि विजय बैंसला आज भी इस सभा में मौजूद नहीं थे, जो पिछले चुनाव में आम चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे। तो आइए सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री भजनलाल ने और मदन राठौड़ ने भी। जब भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में दिया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने उस घोषणा पत्र पर 10% भी काम नहीं किया, 10% भी काम नहीं किया। मैं आपको यह विश्वास दिलाने के लिए आया हूं
कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव में जाती है वो घोषणा पत्र नहीं, अपना संकल्प पत्र लेकर के आती है और संकल्प पत्र लेके जनता के बीच में जाती है। और आपने देखा होगा, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, जब भी हम चुनाव के अंदर जाते हैं तो हमारा संकल्प पत्र लेकर के जाते हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, जो पिछले चुनाव में हम 11 महीने पहले आपके बीच में आए थे और हम हमारा संकल्प पत्र लेकर के आए थे, और वो संकल्प पत्र हर व्यक्ति के पास है। आप उस संकल्प पत्र को देख सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो संकल्प पत्र हमारा 5 साल के लिए था, 5 साल के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, उस संकल्प पत्र में लगभग 50% काम हमने 10 और 11 महीने में पूरा करने का काम हमने किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सबको पता है कि राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दिल्ली में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दोनों सरकारें, यदि यहां से उम्मीदवार राजेंद्र जी गुर्जर जीत करके गए तो दोनों सरकारों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से इस इलाके में विकास की गंगा बहेगी। आज देवली की सभा में 30 से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उधर कांग्रेस के प्रत्याशी केसी मीणा के पक्ष में मीणा लामबंद होने लगे हैं, और एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें ये विचार किया गया कि मीणा वोट ना बटे। नरेश मीणा भले बगावत कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद अपने प्रत्याशी को, कांग्रेस के जो टिकट पर लड़ रहे हैं उनको जिताने के लिए एकजुटता का कोई संदेश दिया जा रहा है। सचिन पायलट भी 10 तारीख को यहाँ आएंगे, 2 घंटे रुकेंगे देवली उनियारा में खासतौर पर वो चुनाव प्रचार करेंगे। उनका इंतजार हो रहा है कांग्रेस के खेमे में। अब बात करते हैं हम दौसा की। दौसा विधानसभा चुनाव में मैंने बताया कि जवाहर सिंह बेडम लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग, मंत्री लगे हुए हैं। आज वहाँ पर एक बात चर्चित हुई कि रोलाल मीणा ने गले में शायद तख्ती टांग ली, भिक्षाम देही, और ऐसे वो विचरण किया। देखिए ये किस तरह वो बैलगाड़ी पे भी घूमे और फिर भिक्षाम देही की पट्टी लेकर के और जगह जगह वोट की भीख मांगने निकले, और लोगों के बीच में ये उनका एक नया प्रयोग था। लोग तो वोट मांगते हैं और उन्होंने वोट की भिक्षा मांगी है, और इस पे अपने भाई जगमोहन मीणा को चुनाव जिताने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने आज बड़ी तल्ख टिप्पणी कर डाली। उन्होंने एक तो ये कहा कि जनता को कहना चाहिए आरामदेही, इनको आराम दे दे भिक्षा मांगने वालों को। दूसरा उन्होंने कहा कि जो खुद मंत्री है, जो देने में सक्षम है, जो सरकार चला रहे हैं, वो लोग मांगने जो निकल गए जनता से, उन्हें जनता को देना चाहिए, मांगना क्या चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहा डोटासरा ने, गोविंद सिंह डोटासरा ने। जो सरकार में है, कुछ देने की हैसियत रखते हैं, जिनके पास सब कुछ देने के लिए है, वो खुद भिक्षा मांगने को आपको सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो मंत्री हैं पूरे प्रदेश में 7 सीटों में जाने चाहिए, वो गली गली में घूम रहे हैं, तो मानना तो आपको पड़ेगा ना। आज जयपुर में RIC में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, राइजिंग राजस्थान को लेकर जयपुर और दूदू का एक इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल वहाँ मौजूद थे, जोगाराम पटेल विधि मंत्री मौजूद थे, मंजू शर्मा सांसद मौजूद थी, पूर्व सांसद रामचरण बोरा मौजूद थे, सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव वो भी वहाँ मौजूद थे, जिला कलेक्टर वगैरह तो थे ही। और इस सब के बीच में
जिला प्रमुख रमा चोपड़ा भी थी। आज बताया गया कि कम से कम 205 निवेश MOU दूधू को लेकर हुए हैं, जहां 45,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से वहाँ दी गई और स्टॉल्स भी लगाई गई। राजस्थान में जयपुर और दूधू के इलाके के जो उत्पाद हैं वो भी लोगों को देखने को मिले और बड़े उत्साह से जोश व खरोश के साथ उम्मीद को लेकर, उम्मीद का दिया जलाते हुए ये राइजिंग राजस्थान समिट हुआ जयपुर और दूधू जिले का। आइए सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री भजनलाल ने और क्या कहा जोगाराम पटेल कानून मंत्री ने। राजस्थान अपने आप में निराला है, चाहे हमारे यहाँ के किले हों, हमारी हवेलियां हों, हमारा डेजर्ट हो, चाहे हमारे अभ्यारण्य हो, चाहे हमारे उदयपुर की हमारी झीलें हों, चाहे माउंट आबू हो। आपने देखा है कि सभी जगह पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं राजस्थान के अंदर है। आपने देखा होगा राजस्थान पहले से ही प्रदेश में उद्योग बढ़ाने के लिए, देश विदेश में निवेश लाने और रोजगारों के नए अवसर पैदा करने के लिए हम 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के साथ नॉन रेजिडेंसी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन भी करने जा रहे हैं। और ये कॉन्क्लेव इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा हमारा राजस्थानी मारवाड़ी भाई कल में सोलापुर और कोल्हापुर के अंदर था। जिस तरह से वहां के हमारा मारवाड़ी भाई ने वहां रह करके जिस तरह से अपना काम प्रारंभ किया है, उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, उसकी लगन के साथ काम किया है। कल मैं देख रहा था कि उनकी कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उन्होंने वहां लगाई हैं और वहां हर प्रदेश में राजस्थान के हमारे प्रवासी लोगों ने अपना स्थान बनाया है, अपनी अलग छाप छोड़ने का काम किया है। इसे आयोजन हेतु देश और विदेश में भी मैं अब तक आयोजित हुए इन्वेस्टर मीट से निवेशकों में भारी उत्साह है और अब तक मैं कह सकता हूं कि लगभग हम अभी तक 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU हस्ताक्षर कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि राजस्थान में निवेश और व्यापार के एक प्रमुख केंद्र कई प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद के, आपके अथक प्रयास से पिछले 40-50 साल से हम भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन इतना आत्मविश्वास और रात और दिन की लगन कि मेरा राजस्थान न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में अपना पुनः वैभव प्राप्त करे, ऐसे काम के लिए लगे हुए हैं। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप विदेश भी गए, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में गए, हमारे उद्यमी भाइयों को आपने आकर्षित किया, अनुकूल वातावरण का विश्वास दिलाया और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां ऐतिहासिक नगरी और जिनका विश्व में नाम है, ऐसी नगरी में आज हमारे उद्यमी भाई इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं इस राइजिंग राजस्थान में अपनी सहभागिता निभाने के लिए हाजिर हुए हैं। इन सब का भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 2-4 दिन पहले मैं जयपुर था, उससे पहले जोधपुर में, और जोधपुर में भी करीब 20,000 करोड़ के 300 MOU जिसमें 56,000 रोजगार मिलने का कार्य हुआ है। अब बात करते हैं फिर से उपचुनाव की। एक बार तो बात करें रामगढ़ की। एकदम कोने में है रामगढ़, सीमा पर राजस्थान की, अलवर के पास। वहाँ पर इस वक्त मदन दिलावर आज वहाँ मौजूद थे और प्रेमचंद मेहरवा उप मुख्यमंत्री, दोनों ने काफ़ी वहाँ सभा की। और मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था कि वहाँ पर अब वो पोलराइज तो हो रहा वोट हिंदू मुस्लिम का, लेकिन जो SC का वोट है, शेड्यूल कास्ट का वोट है, उसको लेकर ही सारी कशमकश है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोट है। अब क्या वो सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी खींच पाती है या कि वो परंपरागत रूप से कांग्रेस के पास चला जाता है, ये शायद निर्णायक स्थिति होगी। इसलिए मदन दिलावर ने और प्रेमचंद मेहरवा ने पूरा दिन वहाँ लगाया। उधर संजना जाटव और भरोसेलाल जाटव भी वहाँ कांग्रेस तरफ से जुटे हुए हैं।
और संजना जाटव की काफ़ी वहाँ पर एक तरह से मांग जिसको कहते हैं जनता के बीच है, तो वो सांसद हैं। तो देखना होगा कि कौन इसमें सफल होता है। इसी तरह की बात करना चाहता हूँ सलूम्बर और 84 की। 84 में ऐसा लग रहा है कि बाप भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हॉकी स्टिक है, वो शायद पेनल्टी कॉर्नर लगाने जा रही है, ऐसा लोगों का मानना है। और उधर सलूम्बर में बीजेपी वर्सेज बाप वर्सेज कांग्रेस त्रिकोण संघर्ष की स्थिति है। लेकिन रघुवीर मीणा के राजी हो जाने के बाद, चुनाव मैदान में उतरने के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं अभी कि रघुवीर मीणा शायद दिल से कांग्रेस का साथ दे रहे होंगे। ऐसी स्थिति नरेंद्र मीणा को लेकर भाजपा के खेमे में भी है। दोनों लेकिन सक्रिय हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और दिग्विजय सिंह जो डूंगरपुर वागड़ की जो समानता मंच है, जो गैर आदिवासी लोगों को पोलराइज करने वाला काम करता है, वो उसके दिग्विजय सिंह बाप के लिए सक्रिय हो गए हैं सलूम्बर में। ये एक इम्पॉर्टेंट रेखांकित करने वाली बात है। तो इसके बाद उनकी सक्रियता क्या गैर आदिवासी वोटों को भाजपा से खींचकर बाप की तरफ ले जाएगी, ये प्रश्न इस वक्त वहाँ सियासत के गलियारों में गूंजने लगा है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। फिर हम बातचीत करते रहेंगे लगातार उपचुनावों की राजनीति को लेकर। नमस्कार।